खास मुलाकात। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। आज खास मुलाकात में आपको एक और मल्टी डायमेंशनल बहुजन हीरो से मिलवाने जा रहा हूं। चौंकिएगा नहीं। हीरो का मतलब सिर्फ बॉलीवुड नहीं होता है, हॉलीवुड नहीं होता है। तमाम सार्वजनिक जीवन में भी हीरो होते हैं। अनुराग भास्कर। अब चलिए मैं पहले उनका परिचय आपको दे दूं। पहले रिसेंट से शुरू करता हूं। अभी हाल ही में अनुराग को ब्लू स्टोन राइजिंग स्कॉलर अवार्ड मिला है अमेरिका के ब्रांडिस यूनिवर्सिटी से। और ये अवार्ड मिला है इनके रिसेंट लेख, आर्टिकल जो इन्होंने लिखा है, अंबेडकर्स कॉन्स्टिट्यूशन रेडिकल फिनोमेना इन एंटी कास्ट डिस्कोर्स। रेडिकल फिनोमेना इन एंटी कास्ट डिस्कोर्स। अब थोड़ा पीछे लिए चलता, रिसेंट से पीछे। अनुराग ने राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से बीए और एलएलबी किया है, ये लखनऊ में। इसके बाद इन्होंने एलएलएम किया है हार्वर्ड लॉ स्कूल से हार्वर्ड से एलएलएम किया है। अभी अनुराग ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। और इसके अलावा हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर में लीगल प्रोफेशन के लिए विजिटिंग फैकल्टी भी है। अनुराग लगातार लिखते हैं ईपीडब्ल्यू। कल हमने आपको मिलवाया था प्रोफेसर गोपाल गुरु से, और अंबेडकर नामा के वेबसाइट लॉन्च पे। और प्रोफेसर गोपाल गुरु एडिटर हैं ईपीडब्ल्यू के और बहुत ही रिनाउंड प्रोफेसर हैं। और ये मैगजीन बहुत ही सीरियस एकेडमिक मैगजीन है। अनुराग उसमें लगातार लिखते हैं। इसके अलावा अगर वायर और प्रिंट पे जाएंगे तो लगातार अनुराग के लेख आते रहते हैं। मूलतः दो भाषीय हैं, हिंदी और अंग्रेजी में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। और अनुराग से बात करना हर समय अच्छा लगता है। बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, नौजवान है, छोटे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। अनुराग, स्वागत है अंबेडकर नामा में। जय भीम सर, थैंक यू बात के लिए। आपने ये मौका दिया आपसे बात करने के लिए, आपके थ्रू बाकी लोगों से बात करने के लिए, तो बहुत धन्यवाद सबसे पहले। अंबेडकर नामा में स्वागत है आपका। अंबेडकर नामा अपना काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? थोड़ा असेसमेंट भी करना है इस पे। नहीं, बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर दिन, हर कुछ दिनों में आप एक वीडियो लाते रहते हैं, तो मैं भी फॉलो करता रहता हूँ कि क्या कंटेंट आप ला रहे हैं। और देखते रहता हूँ कि आप कई सारी चीज़ें आपके थ्रू भी जानने को मिलती हैं। तो आप अच्छा कर रहे हैं बहुत ही वेबसाइट के थ्रू, ये अंबेडकर नामा चैनल के थ्रू। तो मैं तो एंशिएंट इंडिया का छात्र हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा हूँ, मैं लॉ नहीं पढ़ा हूँ। अंबेडकर अभी पढ़ना शुरू किया है। तो मैं रिसर्चर नहीं, प्रचारक हूँ एक तरह से। चलिए बहरहाल शुरू करते हैं अनुराग। और खास तौर से जो नौजवान साथी हैं, अनुराग को जरूर सुने और उससे आपको बहुत लाभ होगा। कैसे पढ़ना है, कैसे करियर बिल्डअप करना है। और करियर का मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं होता है, वैवाहिक लिखना और बोलना भी उसमें शामिल है। अनुराग, पहला सवाल आपसे। जी सर। जब जब आप छात्र थे हार्वर्ड लॉ स्कूल में, आपका क्या एक्सपीरियंस था? सर, अगर मैं अनुभव को कुछ शब्दों में बताऊं, तो मैं कुछ पॉइंट, कुछ बिंदुओं को हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जब आप किसी भी संस्था, हार्वर्ड जैसे संस्थान में जाइए या हार्वर्ड जैसे और भी संस्थान में जाइए, तो सबसे जो एक आपको एक्सपोजर जो मिलता है वो अलग ही होता है, जो आप यहाँ भारत में रहते हुए आप शायद नहीं ले पाए उसको। क्योंकि जैसे जो प्रोफेसर्स हमको वहाँ पढ़ाते हैं, तो वो अपने सामाजिक मुद्दों को भी समझते हैं और अपने अपने क्षेत्र की अथॉरिटी होते हैं। तो कई सारे हार्वर्ड में जो प्रोफेसर थे, वो जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है, तो उसमें जज तक का बनाए गए हैं, क्योंकि वो इतने अपने आप में चलती फिरती अथॉरिटी है। तो इन प्रोफेसर से पढ़ना अपने आप में ही एक अलग ही अनुभव था। लगता था कि कई वर्षों का ज्ञान एक ही क्लास में मिल जाएगा। तो एक सबसे बड़ा बात ये। दूसरा बात कि जो आप पढ़ाई सीखते हैं, वो सिर्फ प्रोफेसर से नहीं, आपके जो सहपाठी हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं,
क्योंकि हार्वर्ड में वो कोशिश करते हैं कि एक डाइवर्स क्लास हो। जैसे मेरा जो एलएलएम क्लास था, तो उसमें करीब 150 से 160 बच्चों का क्लास था, जिनको अलग-अलग सब्जेक्ट्स में आपकी पसंद के जो सब्जेक्ट्स उसमें बाँट दिया गया था। पर जो बच्चे आए थे जो सहपाठी थे, वो करीबन 60-65 देशों के से आए थे। तो कई बार उन देशों के बारे में जब आप चीज़ें नहीं जानते, बातों-बातों में पता चल जाती हैं। या कई जो सहपाठी थे, अपने-अपने देश में कोई जज था या कोई ब्यूरोक्रेट था या कोई टीचर था, वो भी आए, तो एक अलग ही अनुभव उनसे बात करने में भी आपको एक सीखने को मिला, जो मतलब बातों-बातों में भी जो हमको लगता है कि हम दोस्तों से बात कर रहे हैं, पर वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। एक तीसरी बात जो वहाँ लगी मुझे अनुभव में, वो ये कि क्लासरूम सहपाठियों के अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलर वहाँ पे इतना होता है कि आप रोज़ किसी ना किसी गेस्ट स्पीकर्स आते रहते हैं, तो कोई भी आप दुनिया में अलग-अलग मुद्दों पे बात हो रही होती है, तो आप किसी भी मुद्दों पे चुपचाप जाके बैठ जाइए और बात हो रही है और आप सुनिए। और इसके अलावा कई सारी अथॉरिटीज़ भी आती हैं ऐसे संस्थान में। जैसे कि मेरे को बहुत आई फॉन्डली रिमेंबर एक मौका, जो प्रोफ़ेसर माइकल सैंडेल हैं जो हार्वर्ड में प्रोफ़ेसर हैं, उनकी अभी रिसेंटली किताब टायरनी ऑफ मेरिट काफ़ी चल रही है चर्चा में। पर वो हार्वर्ड में फ़िलॉसफ़ी पढ़ाते हैं, तो एक बार एक लेक्चर वो ले रहे थे, तो वहाँ पे ऐसा को हम जाके बैठ गए उस लेक्चर में और फिर उनसे बात भी की कि उनके जो पहले के वीडियोज़ थे जस्टिस पर, उसको देख के ही लगता था कि हार्वर्ड में पढ़ना चाहिए। तो मैंने उनको बताया, तो वो बहुत खुश हो गए कि उनका वीडियो देख के कोई यहाँ पढ़ने भी आना चाहता है। तो ऐसे कई सारे अनुभव रहे जो जो मुझे लगता है कि वहाँ काफ़ी अलग थे और जिन्होंने बहुत सारा लर्निंग दिया मुझे 1 साल के समय में वहाँ पे। डाइवर्सिटी अपने आप में एक लर्निंग है। नहीं, बिल्कुल सर, डाइवर्सिटी, हर तरह की डाइवर्सिटी अपने आप में लर्निंग है। चाहे भाषा की डाइवर्सिटी हो, रेस की डाइवर्सिटी हो, कास्ट की डाइवर्सिटी हो। इसी आपने बात कही, तो मैंने एक कोर्स भी वहाँ पे किया था रेस पर, जिसमें वहाँ पे मेरे ज़्यादातर क्लासमेट्स अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी जो है यूएस में, तो वहाँ से थी। तो उस क्लास में सिर्फ बैठ के सुनने से ही उनकी बातें, कई सारे मुद्दे पता चल गए जो आप किताबों में पढ़ के भी शायद ना समझ पाएँ। तो डाइवर्सिटी अपने आप में, रिप्रेजेंटेशन अपने आप में एक गोल होना चाहिए, एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, जो बात एकदम सही कह रहे हैं आप। चलिए, अम्बेडकरनामा भी एक छोटा-सा प्रयास इसी दिशा में है कि हमारे बहुत सारे साथी पढ़ नहीं सकते हैं, कम से कम सुन तो सकते हैं। तो सुन नहीं, के नहीं, भी लोग बिल्कुल सीखते सही। हैं। अगला सवाल अनुराग, फ्रॉम लखनऊ टू हार्वर्ड। लंदन टू हार्वर्ड बोले तो थोड़ा ईज़ी लगता है, लेकिन लखनऊ टू हार्वर्ड एक लंबी प्रक्रिया रही, प्रोसेस रहा। और एडमिशन कैसे हुआ? बच्चे अगर हमारे जो छात्र सुन रहे होंगे, उनको अगर जाना हो, तो क्या प्रोसेस है? थोड़ा लाइट ऑन ही कर लीजिए, दैट वुड बी बेटर कि जो कैसे जाएँगे, स्कॉलरशिप के अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं? ज़रा इससे अगर बताएँगे, तो हमारे नौजवान छात्रों को उससे सहूलियत होगी। जी, अनुराग। सर ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ये बेसिक क्वेश्चन है जो जिसके बारे में चर्चा अक्सर नहीं हो पाती है, बट अच्छा है कि आपने पूछा है, तो मुझे बताने का मौका भी, एक आपके माध्यम से हज़ारों लोग को बताने का मौका एक बार में है। तो अगर मैं ज़िक्र करूँ, तो ये कोई पहली बात कि कोई सडन नहीं है, मतलब किसी भी संस्थान में पढ़ना कि आप सडनली पहुँच जाइए। मतलब इसमें कई चीज़ें लगती हैं, मतलब कई संघर्ष अपने आप में। मैं अपनी जो उपलब्धि है, सबसे पहले मतलब बिफोर आई कम टू द प्रोसेस, एक बात ये नोट करना चाहूँगा कि जैसे हमारी पीढ़ी के लिए ये सब देख सोचना या सपना देखना भी कि हम ऐसे संस्थान में पढ़ें, तो ये बहुत डिकेड्स का स्ट्रगल का नतीजा है जो हमारी पीढ़ी को मिल रहा है। जो संघर्ष ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर, माननीय काशीराम, फिर उसके बाद की जनरेशन, जो आपकी जनरेशन है, उसने जो जो संघर्ष किए है, उसकी वजह से अब हम लोग को ओपनली ये मिल सोचने को एक फ्रीडम है कि हम ऐसे ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट मैं आप नोट करना चाहूँगा यहाँ पे कि मेरा जो जाना वहाँ पे था, वो सिर्फ मेरी अपनी उपलब्धि नहीं है। मैं इसको समझता हूँ कि वो कई वर्षों के, कई दशकों के संघर्ष का मेरे को फ़ायदा मिला। तो अब बात की जाए प्रोसेस की, तो अगर आपको अप्लाई करना है किसी भी यूनिवर्सिटी में, अगर चलिए हार्वर्ड में करना है,
तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप वेबसाइट को देखिए हार्वर्ड की। उसमें जिस डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना है, उसमें आप देखिए कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है। बहुत क्लियरली इंफॉर्मेशन है। इंटरनेट ने बहुत डेमोक्रेटाइज़ कर दिया है स्पेस कि आप जानकारी एक क्लिक से मिल जाती है। जैसे हार्वर्ड में है कि आपके पास एक अंडर ग्रेजुएट लॉ का डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस है, तो जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी हैं, वो आपकी एप्लीकेशन को इम्पोर्टेंस देती हैं कि आपने अगर कुछ वर्क एक्सपीरियंस करके आए हैं, तो वो यूनिवर्सिटी समझती हैं कि आप थोड़ा मैच्योरिटी के साथ और लर्निंग के साथ आए हैं, कि सिर्फ आप सीखेंगे नहीं, जो आपकी क्लास में सहपाठी होंगे उनको सिखाएंगे भी। तो ये सबसे एक्सपेक्टेशन अमेरिका की लॉ यूनिवर्सिटी स्पेशली रखती हैं। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, मैं सजेस्ट करूँगा कि अप्लाई करने से पहले 1-2 वर्ष का एक्सपीरियंस ले लीजिए, तो बेहतर रहेगा। तो वर्क एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है। तीसरा जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो एक पर्सनल स्टेटमेंट हर यूनिवर्सिटी मांगती है। पर्सनल स्टेटमेंट में 4 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली ये कि आप उस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात कि आपने अभी तक का क्या काम किया है जो आपके उस गोल यूनिवर्सिटी में पढ़ने से कनेक्ट करता है। तीसरा बात है कि आप वापस आके या फ्यूचर में क्या काम करेंगे जो उस पढ़ाई से आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको वो कनेक्शन दिखाना है। और चौथी बात आपको दिखानी पड़ेगी, मतलब डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा अपने 1000 शब्दों में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन होती है, कुछ की 300 शब्दों में, कि आप बाकी लोगों से कैसे अलग ठहरेंगे क्लास में, कि आप कुछ नया क्या लाएँगे। तो ये एक पर्सनल स्टेटमेंट है। इस पे इंटरनेट पे कई सारे सैंपल मिल जाएँगे, तो बट ये एक पर्सनल स्टेटमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी यूनिवर्सिटी के लिए। इसके अलावा लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस माँगते हैं, कि कई यूनिवर्सिटीज़ 2 माँगती हैं। जैसे हार्वर्ड में आप मिनिमम 2 दे सकते हैं, मैक्सिमम 5 दे सकते हैं हार्वर्ड लॉ में। तो जिन प्रोफेसर्स ने आपको पढ़ाया हो आपके लॉ स्कूल में या फिर आपके अंडर ग्रेजुएशन में, उनमें से अगर कोई आपके लिए लेटर लिख दे, या फिर जिनके साथ आपने काम किया है, अगर वो लेटर लिखें, तो वो भी माँगते हैं। इसके अलावा आपका जो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस रहा है अंडर ग्रेजुएट डिग्री में, वो उसको नोट लेते हैं। तो इसको देखते हुए ओवरऑल आप एज़ अ पर्सन, एज़ अ पर्सनैलिटी आप असेसमेंट करते हैं कि आप कैसे स्टैंड करते हैं, और फिर उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं, सिर्फ नंबरों के बेसिस पे नहीं लेते। ओके, राइट। स्कॉलरशिप का क्या है मामला? स्कॉलरशिप में, हाँ, ये स्कॉलरशिप में कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे हार्वर्ड का सबसे पहले है कि वो लोग नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड एक देते हैं। जैसे कि जब आप एप्लीकेशन भरेंगे, तो आपसे एक फॉर्म भी भरवाते हैं कि आपका फैमिली इनकम क्या है, फैमिली लायबिलिटी क्या है, लोन लिया है अगर आपने तो कितना है, फैमिली ने अगर लोन लिया है कितना, मतलब ऐसे बहुत सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे माँगते हैं। और फिर उसके बेसिस पे अगर आपको एडमिशन ऑफर देते हैं, तो उसके बाद वो खुद ही कंसीडर करते हैं कि आपको नीड बेस पे कितना देना चाहिए। जैसे उन्होंने मुझे काफ़ी सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ फंडिंग दिया था, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कर सकूं, और उनका फ़ीस देख के ही डर लग जाता है। तो उन्होंने खुद से ही काफ़ी सब्सटैंशियल अमाउंट दिया मुझे, जिसकी वजह से ही मैं डिसीज़न ले पाया जाने का। इसके अलावा मतलब इन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा भी और जो फंडिंग स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे कई सारी स्कॉलरशिप्स के लिए आप तब एलिजिबल बनते हैं जब आपको एक बार एडमिशन ऑफर मिल जाए। तो जैसे अगर यूके में पढ़ना है, तो शेवनिंग स्कॉलरशिप एक है, या कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है ऐसे, या फिर एक इनलैक स्कॉलरशिप है, इस पर आप इंटरनेट पे देखिए। और या ऐसी कई सारी स्कॉलरशिप है, टाटा इंडाउमेंट है स्कॉलरशिप। तो ये सब के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और मतलब आपको सपोर्ट मिल सकता है। ये मतलब स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं अगर आपको एडमिशन लेने में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। एक सवाल अनुराग, पर्सनल एक्सपीरियंस से। मैं जब दिल्ली पढ़ने आया था, तो मुझे अंग्रेजी नहीं आती। जी। पढ़ सकता, लेकिन बोलना लिखना वो नहीं आता था। हिंदी माध्यम का छात्र था। जब आया तो मैं देशबंधु कॉलेज में पढ़ा, और कैंपस के बाहर है, कैंपस में नहीं है। लेकिन तब भी वहाँ का माहौल देख के मैं डर गया। हमको 6 महीना लगा एडजस्ट करने में। ग्रेजुअली मैंने अंग्रेजी सीखा एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे। आप ये बताइए, खास तौर से वैसे हमारे छात्र नौजवान जो कि रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अंग्रेजी उतना पॉलिश्ड नहीं है, शार्प है। अगर वो जाना चाहे हार्वर्ड या विदेश के किसी यूनिवर्सिटी में, तो क्या भाषा उसके लिए प्रॉब्लम बन सकता है? अगर डायरेक्टली एक शब्द में बोलूँ कि अगर जो बच्चे हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, क्या वो
इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का सोच सकते हैं, तो मैं जवाब दूँगा कि हाँ, बिल्कुल सोच सकते हैं। मतलब थोड़ा-थोड़ा करके स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वो एक बात है, लेकिन आप बिल्कुल संभव है। मेरी फैमिली खुद मतलब मेरे पापा-मम्मी गाँव से आके शहर में बसे, तो हमको कोशिश किया कि एजुकेशन ठीक-ठाक स्कूल लेवल में मिल जाए। तो फिर भी क्योंकि हम घर पे वो माहौल नहीं रहता है हम लोग के यहाँ, अगर आप अच्छे स्कूल में पढ़ भी रहे हैं, कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएँ। तो मेरे को भी शुरू में काफ़ी दिक्कत था ये कि मैं इंग्लिश पढ़ तो लेता था, बट बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं था। डर लगता था कि सामने वाला हँस देगा, हम जो प्रोनंसिएशन करेंगे, शब्द बोलेंगे। तो ये डर था, जब लखनऊ में पढ़ाई करी तो भी ये डर था, तो एकदम मैं चुपचाप रहता था क्योंकि डर लगता था कि कोई क्या समझ ले हमको। लेकिन जो एडमिशन प्रोसेस है इन यूनिवर्सिटीज़ का, तो उसमें अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है, आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आपके लिए एडमिशन में कोई बैरियर नहीं है। मतलब थोड़ा-सा एफर्ट देके इंग्लिश एटलीस्ट पढ़ना और लिखना हमें सीखना पड़ेगा, मतलब वो एक स्टेप है जो हमें करना पड़ेगा सबको, तो मतलब और उसके अलावा कोई और दिक्कत नहीं है। और अगर आपका एक बात ये भी है कि हार्वर्ड जैसे संस्थान में अगर आपका अंडर ग्रेजुएट डिग्री इंग्लिश मीडियम में हुआ है, मतलब जैसे आपने लॉ किया और आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि लॉ की पढ़ाई अक्सर अंग्रेजी में भी होती है, तो अगर वो इंग्लिश है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जामिशन मिल जाता है कि आपको कोई इंग्लिश का रिटन टेस्ट नहीं देना है। ये एग्जामिशन हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड दोनों में वो देते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ है, तो एग्जामिशन मिलता है। बट खुद के लिए मतलब सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अगर आप थोड़ा-थोड़ा कोशिश कीजिए बोलने का, तो वो राइट। काम करेगा। लॉ पढ़ने के लिए कौन-कौन सी बेहतर यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड में? वर्ल्ड में हार्वर्ड तो है ही। कई सारी हैं, कई सारी, मैं कुछ का ही नाम ले पाऊँ शायद क्योंकि बहुत सारी हैं। तो जैसे अगर अमेरिका की बात की जाए तो हार्वर्ड का लॉ यूनिवर्सिटी बेस्ट माना जाता है। उसके अलावा कोलंबिया लॉ स्कूल, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का लॉ डिपार्टमेंट है, वो बहुत अच्छा है। फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, या फिर येल का लॉ स्कूल है, या फिर जॉर्ज टाउन हो गया, या टेक्सास हो गया, या फिर कॉर्नेल हो गया, या प्रिंसटन। कई सारे आप एक वेबसाइट है जिसमें उसकी टाइम्स की रैंकिंग आती हैं यूनिवर्सिटीज़ की, तो अगर कोई देखना चाहे उस वेबसाइट पे जाके भी, तो भी आपको लॉ यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं। बट इसके अलावा अगर आप बाहर भी जाना चाहें तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, या ऑक्सफोर्ड, या कैम्ब्रिज, कई सारी हैं, मतलब नाम खत्म नहीं होंगे। आप कहीं से ही पढ़ के आइए, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अच्छा, चलिए अनुराग, 1-2 और इंटरेस्टिंग सवाल आपसे मैं लेता हूँ। ऐसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को हमारा भारत का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टक्कर दे देता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी समझ रहे हैं ना आप कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अम्बेडकर ने क्या किया है? वो अम्बेडकर तो सिर्फ़ कट पेस्ट कर दिए और तमाम ये सब चलती है, तो टक्कर देता है हार्वर्ड को। ये बताइए अनुराग कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हैं, बढ़िया पढ़े हैं, लिखते हैं। ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसेस था, उसको अम्बेडकर ने कैसे इन्फ्लुएंस किया? मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें कई लोगों के आइडियाज़ थे। वो कई लोगों के आइडियाज़ थे। वो उनका रिसर्च थीसिस नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी नहीं है वो, या बुद्धा एंड हिज धम्मा नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जी। पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया थी, उसको कैसे इन्फ्लुएंस किया, और क्या इस संविधान को डॉक्टर अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं? जी सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, और मैं आपके सवाल में ये जोड़ना चाहूँगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आने से पहले भी जो बातें थी, वो चलती थी। अब तो हमको जो ये बात फैलाई जाती है कि संविधान में बाबा साहब का रोल नहीं था, ये सालों से चला आ रहा है। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पहले भी लोग एक पाखंड की यूनिवर्सिटी आप कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए, वो चलाते थे। तो पर अगर आपके सवाल पे आऊँ, तो मैं कहूँगा कि बहुत ही अहम योगदान है डॉक्टर अम्बेडकर का। और अक्सर बहुत सारे लोग इस बात को झुठलाते हैं, आप जानते हैं कौन लोग झुठलाते हैं, बट एक बहुत अहम योगदान मैं कहूँगा। और मैं अहम क्यों कहूँगा, क्योंकि जो संविधान बनने की प्रक्रिया है,
संविधान कोई 1947 में आज़ादी के बाद बनना नहीं शुरू हुआ। संविधान 1915 के बाद से जब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जिसको हम बोलते हैं, तब से वो प्रक्रिया चालू हो गई। तो वो 3-4 दशक की प्रक्रिया है, वो कोई 2.5 साल में बस बन के नहीं आई। तो जब 1915 के बाद से जब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बैठकें हुई हैं, उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर सब में मौजूद थे। बाकी लोग मौजूद रहे ना रहे, तो बाबा साहेब अम्बेडकर मौजूद थे। चाहे 1919 की साउथ बोरो कमेटी थी, तो उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर जाके अहम भूमिका निभाते हैं। जो वोटिंग राइट हमारा आज है, बाबा साहेब अम्बेडकर 1919 में सबके लिए वोटिंग राइट की बात कहते हैं और छुआछूत के अगेंस्ट बात बोलते हैं, अनटचेबिलिटी अगेंस्ट बोलते हैं। 1919 में आप सोचिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के कितने साल पहले, जब बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ 27 या 28 साल मेरी उम्र के रहे होंगे, तब बाबा साहेब उस उम्र में इतनी मैच्योरिटी थी उनमें कि सबके लिए वोटिंग राइट की बात करते हैं। फिर चाहे उसके बाद जो गोल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई लंदन में, गोल में इस परिषद जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें डेमोक्रेसी की क्या इंपॉर्टेंस है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, डॉक्टर अम्बेडकर उसको ओपनली वहाँ पे डिस्कस करते हैं, फ्लोट करते हैं आइडिया। उनकी बात को तारीफ मिलती है। वो जो अक्सर लोग बाबा साहेब के पर झूठा आरोप लगाते हैं कि वो सिर्फ अंग्रेजों के पक्ष की बात करते थे, पर अगर आप गोलमेज परिषद में जो बहस हुई वो देखिए, तो बाबा साहेब अम्बेडकर अंग्रेजों की सरकार को भी चैलेंज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि आपके रहने से फ़ायदा क्या हुआ है हमको, अगर हम अभी भी अनटचेबल्स हैं। तो जो इक्वालिटी की बात, डेमोक्रेसी की बात या वोटिंग राइट्स की बात है, वो फिर से बाबा साहेब अम्बेडकर करते हैं वहाँ पे। तो ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल हैं। फिर चाहे बाबा साहेब की जितनी भी राइटिंग्स हो, उसमें आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन है, हर चीज़ का बाबा साहेब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ते हैं। इनफैक्ट जो उनका 1946 में उन्होंने एक किताब लिखी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन फॉर द अनटचेबल्स, तो अगर आप उस किताब को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, तो उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर कई संवैधानिक आइडियाज़ की बात करते हैं कि क्या हमारे फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए। और इनफैक्ट जो हम आज के टाइम में कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करते हैं कि बाकी के देशों में संविधान में क्या स्टडी हो रही है, तो हम भी कुछ समझे, बाबा साहेब अम्बेडकर के अगर वो लेख पढ़िए, तो उसमें वो यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन का एनालिसिस करते हैं और उसमें जो कमियां हैं उसको बोलते हैं कि ये कमियों से हमें बच के रह के अपने संविधान में ये बातें लिखनी पड़ेंगी कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो वहाँ के अफ्रीकन अमेरिकन को वोटिंग राइट नहीं मिला क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं लिखी गई, या फिर कई सारे अधिकार नहीं मिले क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं लिखी गई, तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं हमको ये बात लिखनी पड़ेगी संविधान में, तभी ये मानी जाएगी। अगर आप सिर्फ छोड़ देंगे फ्यूचर जनरेशन्स पे, तो कोई भरोसा नहीं कि क्या हो। तो एक बात ये है। और दूसरी बात, जब संविधान बनता है तो डॉक्टर अम्बेडकर की कैपेबिलिटी को देखते हुए कि उनके पास लॉ की इतना एक्सपर्टीज था कि उनको चेयरमैन बनाया जाता है, और उन चेयरमैन जो ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग्स होती थी, तो संविधान सभा बैठती थी और एक ड्राफ्टिंग कमेटी पहले ड्राफ्ट बना के संविधान सभा में कंस्टिट्यूएंट असेंबली में पेश करती थी। तो आप ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर प्रोसीडिंग्स देखिए, तो उसमें डॉक्टर अम्बेडकर अक्सर जो पहला ड्राफ्ट या फाइनल कमेंट होता था वो डॉक्टर अम्बेडकर का होता था। या संविधान सभा में भी जब ड्राफ्ट आर्टिकल्स या ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन रखा जाता था, तो एंड में डॉक्टर अम्बेडकर से रिक्वेस्ट किया जाता था कि आप ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, तो आप इसकी व्याख्या करिए संविधान की। तो जो पोजीशन अक्सर कई लोगों के मन में जो डाउट्स होते थे, तो उनको क्लैरिफाई करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर से रिक्वेस्ट किया जाता था कि आप बताइए, और जो बातें वो बोलते थे वो अक्सर मान ली जाती थी। कुछ बातें ज़रूर से नहीं मानी गई हैं। बाबा साहेब अगर चाहते तो वो एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें और राइट्स होते वो लाते, बट एट द एंड उनकी बात मानी जाती थी। तो इवन जब संविधान के आखिरी दिन थे, तो सब मेंबर्स ने बाबा साहेब का तारीफ़ किया कि जो उन्होंने अपनी एक तबीयत ठीक नहीं थी उसके बाद भी जो 2.5 साल उन्होंने दिया, वो इसलिए उसके लिए उनकी तारीफ़ की गई, चाहे सभी मेंबर्स ने की। तो इसलिए मैं जो उनका अहम योगदान है जो 3-4 दशकों का, इसलिए मैं कहूँगा कि बहुत ही कई सारे यूनिक आइडियाज़ हैं वो बाबा साहेब अम्बेडकर लेके आए, इसलिए अहम योगदान है, और इसलिए मैं इसको बाबा साहेब के संविधान कहने में बिल्कुल नहीं कतराऊंगा। बहुत सारे लोग के आइडियाज़ थे, बट
डॉक्टर अम्बेडकर के आइडियाज़ अक्सर इन्फ्लुएंस किए हैं बाकी लोगों को भी। तो इसलिए मैं बिल्कुल इसे बाबा साहब का संविधान कहने से नहीं कतराऊँगा। चलिए एक सवाल ये है कि रिजर्वेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन था एक तरीके से। वो कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं। जी। गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम के लिए सरकार की कई और योजनाएँ हैं, प्रोग्राम्स हैं। तो अब तो निजीकरण हो रहा है पूरा, रिजर्वेशन के मायने खत्म हो गए। आप भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, उसमें हम आएँगे बाद में। हुँ। तो इस समय जो हालात हैं, जिस तरीके से मैसिव प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है, कई उनके खिलाफ हम लोग 5 मार्च को भारत बंद किए थे रोस्टर के सवाल पे, अगर आपको याद होगा। हुँ। जी। तो क्या लीगल पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से कैसे देखा जाए अभी जो हालात हैं? सुप्रीम कोर्ट का क्या टेक है इस पे? सर, इसको अगर सुप्रीम कोर्ट के रवैये को हमको समझना हो तो सिर्फ आज के या पिछले 3-4 साल के रवैये को नहीं, अगर ये हमको मतलब एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो आज़ादी के बाद से ही मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक रिग्रेसिव वर्ड यूज़ करूँगा मैं, या गड़बड़ अप्रोच जिसको मैं कहूँगा, वो अपनाया है रिजर्वेशन के अगेंस्ट में। मतलब जब आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन 1950 से बना, 1951 से ही सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन के अगेंस्ट जजमेंट देना शुरू कर दिया है। तो ये कोई पिछले कुछ सालों की बात नहीं है। मतलब 1951 हो या 1961 हो, 65 हो, कई इम्पॉर्टेंट निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ना कुछ रोक लगाई है रिजर्वेशन में। कभी बोल दिया कि कैरी फॉरवर्ड रूल नहीं होगा। जो कैरी फॉरवर्ड रूल की बहस है वो 1960 के दशक से चली आ रही है, या फिर 50% का लिमिट लगा देना कि रिजर्वेशन इससे ज़्यादा नहीं होगा, या फिर ये कह देना कि रिजर्वेशन आने से एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिख के एक मैं कहूँगा एक गलत नैरेटिव को बढ़ावा दिया है। कई सारे स्टडीज़, अब तो आज के टाइम में स्टडीज़ होते हैं, तो वो प्रूव किए हैं कि रिजर्वेशन से कोई एफिशिएंसी डाइल्यूट नहीं होती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट 1960 में अपनी बस बात से कह रहा है कि सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं तो एक हिंदू कॉलेज, बड़ा कॉलेज है देश का, भारत के हिसाब से, मैं तो पढ़ाता हूँ और मेरी नौकरी रिजर्वेशन पे लगी और मैं जी, यहाँ बहुत सारे मेरिटधारी को जानता हूँ। समझ रहे हैं एफिशिएंसी जी, क्या है? आई जी, नो मोस्ट ऑफ देम, जी, कितना एफिशिएंट है, कितना मेरिट है। तो जी, ये सब जी। तो बेकार की बात है। यस, कैरी ऑन। तो बस यही कह रहा हूँ कि ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में लिखी कि रिजर्वेशन से एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ये बहुत ही गलत अप्रोच रहा है सुप्रीम कोर्ट का। बीच में 1-2 निर्णय आए, जैसे एन थॉमस का या फिर इंदिरा सानी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें सुधारी, कुछ बातें उसमें भी गलत कहीं। लेकिन एक ओवरऑल ये देखा जाए, अभी पिछले 15-20 साल के नागराज का मामला हो, जिसमें रिजर्वेशन प्रमोशन का मामला, कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट बहुत ही रिग्रेसिव स्टैंड लेता है। सुप्रीम कोर्ट अक्सर खुद को कहता है कि हम लोगों के राइट्स डिफेंड करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 21 है, जो लॉ स्टूडेंट्स अगर आपके चैनल को सुनते होंगे, तो राइट टू लाइफ जो है उसको सुप्रीम कोर्ट अक्सर कहता है कि हम राइट टू लाइफ प्रमोट करेंगे, और राइट टू लाइफ के अंदर कई सारे राइट्स रीड करे हैं सुप्रीम कोर्ट ने। बट जब आरक्षण की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट एकदम उल्टा करता है कि जो राइट है उसको कम करने पे लगा हुआ है। तो ये बहुत मैं कहूँगा जजेस से अपील हमेशा मैं करता हूँ कि आप समझिए मुद्दों को, आप जो राइट हमें मिला है उसको कम मत करिए, क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। चलिए अब आखिरी सवाल आपसे, सवाल नहीं संदेश के रूप में ही पूछूंगा। एक तो पहले समझिए कि भारत एक कास्ट रिडन सोसाइटी है। सुप्रीम कोर्ट तक मैं मुकदमा लड़ा हूँ, मैं जानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं। आप भी उत्तर प्रदेश के हैं और हालात से वाकिफ हैं। वो भी जनरल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। कभी जाति के सवाल को लेकर आपको लगा कि कहीं कुछ आपके साथ गड़बड़ी हो रही? व्यक्तिगत सवाल है। जी, जी, अगर जी। चाहे तो आप जवाब नहीं भी दे सकते। नहीं, 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 मैं जवाब बिल्कुल देना चाहूँगा।
कई बार ये लोग झुठलाते हैं कि शहरों में ये भेदभाव नहीं होता है। अगर जैसे आप शहर में रह रहे हैं, दिल्ली में हैं, लखनऊ में पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहते हैं ये कि अरे जातिवाद तो बस गांव में होता है, शहरों में नहीं होता है। बट मैं कहूँगा कि शहरों में बहुत ही कई बार अगर लोग डायरेक्टली नहीं तो बहुत ही सटल वे में आपके साथ जातिवाद करते हैं, जिसको मैं मॉडर्न वे ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज कास्टिज्म कहता हूँ। तो ये कई तरीकों से निकल के आता है। कई बार लोग आपके पहनावे का मजाक उड़ाएंगे, या आप कैसे बोल रहे हैं, अगर आप अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं तो आपको ऐसे टॉन्ट मारेंगे जो आपकी सीधे कास्ट पे रिलेटेड होगा। या फिर अगर उनको पता चल गया कि आप इस रिजर्वेशन से आए हैं, तो आपके सामने जानबूझ के रिजर्वेशन की बुराई करी जाएगी, या फिर ये बोला जाएगा कि रिजर्वेशन से आने वाले लोग बेकार होते हैं। इवन प्रोफेसर, कई सारे प्रोफेसर लोग भी ऐसे टॉन्ट क्लास में मार देते हैं। तो मैं भी जब था तो कई बार ऐसे टॉन्ट्स मिलते थे, मतलब ऐसे कमेंट्स मिलते थे। कई बार कई क्लासमेट्स या कई बार कई टीचर्स ऐसी क्लास में जनरलाइज कमेंट कर देते थे कि रिजर्वेशन से आए हो तो तुमको नहीं आता हो, कोई बात नहीं। मतलब ऐसे हंसी उड़ा देना आपका, ये भी एक तरह का जातिवाद है। क्योंकि अगर वही बात दूसरा बच्चा जो रिजर्वेशन से नहीं आया वो नहीं बता पाएगा, तो आप उसको तो वो टॉन्ट नहीं मारिएगा। अगर लेकिन आप अगर एक ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं जो रिजर्वेशन से है, तो ये भी एक तरह का जातिवाद है। तो ये ऐसे एक्सपीरियंसेस मैंने भी देखे हैं। अच्छा चलिए अनुराग, अब वेबसाइट लॉन्च हो गया है अम्बेडकरनामा का। आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगा कि आप लिखिए इस जी जी अम्बेडकरनामा के लिए। और चलते चलते अम्बेडकरनामा के साथियों के लिए क्या मैसेज देंगे? सर, मैं ये मैसेज स्पेशली यूथ को देना चाहूँगा। मतलब अम्बेडकरनामा के जो भी रीडर्स हों, साथ साथ इन पर्टिकुलर यूथ जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के साथ आते हों, तो उनको ये संदेश सबसे पहले ये है कि आप अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना सीखिए। मतलब अगर बिहार के किसी गांव से प्रोफेसर रतनलाल डीयू में आके प्रोफेसर बन गए हैं, या कोई नॉर्थ ईस्ट से कोई आदिवासी बच्चा आके जेएनयू में पीएचडी कर रहा है, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सिर्फ कोई हार्वर्ड पढ़ के आ जाए वही अचीवमेंट नहीं है। मतलब अपने आप में सबके कई स्ट्रगल्स हैं, तो ये सब स्ट्रगल्स हमें सेलिब्रेट करने चाहिए, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा। तो ये संदेश है कि आपका कोई भी अचीवमेंट हो, आप सेलिब्रेट करिए, क्योंकि बाकी लोग आपको सेलिब्रेट नहीं करेंगे। दूसरा बात ये है कि आप अपने राइट्स को समझिए। अगर आपको कॉलेज में स्कॉलरशिप का प्रोविज़न है सरकार की तरफ से, और अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है तो उस बात को समझिए, आपके हक क्या हैं, संवैधानिक हक क्या हैं, संविधान को पढ़िए। संविधान में क्या लिखा है, आपके अधिकार क्या हैं वो समझिए, बहस कीजिए। तीसरा बात सर मैं ये कहूँगा कि कई बार हमारे स्टूडेंट्स जो आते हैं कई संघर्षों के बाद यूनिवर्सिटीज़ में जब पहुँचते हैं, तो उनको ये कई तरह के विपरीत परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। मतलब लैंग्वेज बैरियर के साथ साथ मजाक उड़ाना, ये सब जगह। तो ये संदेश है कि कई हमारे छात्रों ने की जान चली गई इस वजह से कि वो सरवाइव नहीं कर पाए हैं। तो छात्रों से संदेश है कि अगर आप ऐसा कभी भी अनुभव कीजिए तो रीच आउट करिए अपने साथियों को। या सोशल मीडिया ने तो कम्युनिकेशन इतना आसान कर दिया है, तो रीच आउट करिए। मतलब खुद मन में डिप्रेशन मत रखिए, क्योंकि आप सबकी जान बहुत कीमती है। आप इस बात को ध्यान रखिए, हर एक की जान बहुत कीमती है। और आपको प्रेशर, ये रीच आउट करिए अगर कोई भी दिक्कत लगती है। और सोशल मीडिया ने कम्युनिकेशन ईजी कर दिया है, वो संदेश है। और दो संदेश और जाते जाते कि एक तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो फेक न्यूज़ का ज़माना चालू कर दिया है, तो एक क्रिटिकल अप्रोच हमको रखनी पड़ेगी सभी बातों के बारे में। कोई अगर आके ये बोल दे कि बाबा साहब ने ये बोला था, तो हमको, और उनको गलत कोट कर रहा है, तो हमको ये जानना चाहिए कि बाबा साहब ने अक्सर क्या बोला था। कोई लोग आगे बाबा साहब को जैसे मिसकोट कर देते हैं कि बाबा साहब तो संविधान जलाना चाहते थे, तो तुम क्यों संविधान की बात कर रहे हो। तो हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि बाबा साहब ने क्या कहा था। वो सही में संविधान जलाने की बात नहीं कर रहे थे, जो लोग उनको मिसकोट करते थे। तो हमको ये पढ़ना पड़ेगा। और आखिरी बात कि कुछ भी हम लोग, सभी लोग कुछ भी अचीवमेंट कर लें, बट
हमें जो मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि ए पे बैक टू सोसाइटी, वो बात याद रखनी पड़ेगी। घमंड या एरोगेंस अपने अंदर नहीं आने देना, मतलब ये सेल्फ रिफ्लेक्शन मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है सर। तो यही बातें मैं कहना चाहूँगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है। चलिए अनुराग, शुक्रिया। चलते चलते मैं एक मुहिम चला रहा हूँ कि अगर आपके साथ भेदभाव हो रहा है, कोई ताना मार रहा है, कटाक्ष कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो आपको 3 वर्ड आने चाहिए। हाउ डेयर यू। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि मैं आज ये बात नहीं कह रहा हूँ, बचपन से मैं ऐसे परिस्थितियों में पंगा लेने के लिए तैयार रहता था, मैं कभी दबा नहीं। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई बोलने की। तो ये बिल साथियों भी ये क्या नौजवानों से खास तौर से जी, क्या होगा, हाउ डेयर यू बोलने की आदत डालिए। जिस दिन 100 नौजवान भेदभाव के खिलाफ हाउ डेयर यू बोलना शुरू कर देंगे, मुझे लगता है परिस्थितियां बदलने लगेगी। शुक्रिया जी, अनुराग, आपसे फिर बिल्कुल मुलाकात सर। होगी। शानदार बहस के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी किसी और थैंक यू विषय सर। पर।